नमस्कार। समय हो गया है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज जवाब तो चाहिए में सवाल बहुत सीधा है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब मुस्लिम वोटों के लिए अखिलेश बनाम ओवैसी होने वाला है, क्योंकि यूपी में सपा एमवाई समीकरण से ही अब तक सत्ता तक पहुंच पाती थी। तो क्या अब ओवैसी अखिलेश का सबसे सफल समीकरण ध्वस्त कर देंगे, पीडीए वाला? क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार के बाद अब यूपी में ओवैसी की एआईएमआईएम ने एंट्री मारी है, वो भी धमाकेदार। ओवैसी ने चुनावी शुरुआत भी सपा के गढ़ यानी बहराइच से ही की है, जहां सपा पिछले 3 पंचवर्षीय यानी 15 वर्षों से अपने कब्जे को जमाए बैठी है। अब अखिलेश के मुस्लिम वोटर क्या ओवैसी के साथ जाएंगे? सीटों और समीकरणों के गणित को ओवैसी उलझाएंगे? क्या बीजेपी के विकास की राजनीति को सपा और ओवैसी अब सांप्रदायिक मुद्दे की ओर मोड़ पाएंगे? इन सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन जिस बहराइच में ओवैसी ने चुनावी बिगुल फूंका है, वहां एक और विवाद इस समय ट्रेंडिंग में है। आक्रांता सालार, मसूद, गाजी और महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर सीएम योगी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं। आक्रांता के नाम पर बहराइच में लगने वाला जो मेला है उस पर पहले ही रोक लगा दी गई है और रोक लगाकर महाराजा सुहेलदेव की महिमा का बखान भी किया गया और उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा भी लगवाई जा रही है। तो वहीं ओवैसी के गुर्गे 1000 साल के इतिहास को ही नकार रहे हैं। एआईएमआईएम का एक गुर्गा कह रहा है कि महाराजा सुहेलदेव जैसा कोई राजा था ही नहीं, वो तो काल्पनिक पात्र हैं। अब उस अनपढ़ को कौन बताए कि जब राजा सुहेलदेव ही नहीं थे तो फिर ये सालार गाजी को मारा किसने, जिसके कब्र पर जाकर ये फतिया पड़ता है? इन दोगलों को समझाए कौन? ये अपनी मांग को मनवाने के लिए किस हद तक जाते हैं, लेकिन आपकी एक नहीं ये सुनेंगे, ये अपनी बताते रहेंगे। तो वहीं सपा के चमचों को लेकर सीएम योगी ने साफ शब्दों में पहले ही अखिलेश यादव को चेता दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी पर जो टिप्पणी हुई है उसका मुझे दुख है और मैंने तुरंत इस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। लेकिन उन्होंने समझाया, बताया कि अपने चमचों को भी समझा लो, चेले चापड़ों को भी समझा लो, नहीं तो हम तबीयत से समझा देंगे। उधर अखिलेश यादव एक और बात लगातार फैलाने में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तरह वो सोच रहे हैं कि इस बार भी उन्हें इस झूठ का फायदा मिलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने एक अफवाह फैलाई थी कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला तो मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर देश में कभी कोई चुनाव ही नहीं होगा। इसका असर भी दिखावा था। बीजेपी की सीटें कम भी हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में सफल हो गई। ठीक उसी तरीके से अखिलेश दोबारा ये बात बोलना शुरू कर दी है कि अगर यूपी में बीजेपी जीत गई तो फिर चुनाव नहीं होंगे। इसके जवाब में कांग्रेस के इमरान मसूद ने कहा है कि बीजेपी को हराना है तो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में हराया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश की सियासत जा रही है। कांग्रेस के राजकुमार हार का शतक लगा चुके हैं, लेकिन उनके चमचे उनकी चमचई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में ही जीत मिलेगी, ये कह रहे हैं मसूद, कांग्रेस के सांसद। लेकिन इन सबके बीच जवाब तो चाहिए कि हमारे सवाल क्या हैं वो जान लीजिए, क्योंकि इन सवालों को आधार बनाकर आज हम बात करेंगे। क्या मुस्लिम वोटों पर अब अखिलेश बनाम ओवैसी ही होगा? अब सपा के एमवाई समीकरण और पीडीए के ए का क्या होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या ओवैसी के गुर्गे महाराजा के होने का प्रमाण देते फिरेंगे क्या आप कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे कि नहीं थे? खैर, एक और सवाल, ओवैसी चुनावी यात्रा की शुरुआत बहराइच से ही क्यों कर रहा है? क्या राहुल के नेतृत्व में सपा को लड़ना चाहिए या सपा लड़ेगी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले स्पष्ट कर चुके हैं उनका संगठन मजबूत है, जरूरत पड़ी तो वो लड़ सकते हैं पूरे प्रदेश में। आज इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, लेकिन उससे पहले राजनीति के सियासी समीकरणों पर कुछ जो प्रतिक्रियाएं आई हैं नई, उनको दिखाएंगे आपको। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे।
200 सीटों पर लगभग संगठन की प्रक्रिया को समाप्त करने के समीप है बूथ स्तर तक। और हमें विश्वास है कि जो मूल मुद्दे हैं, चाहे मुसलमानों के पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के, जैसे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मुसलमानों के इश्यूज पे बोलने में कतराती है। अखिलेश जी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं। उनको पता है कि मुसलमान तो वोट डालने वाला रोबोट है, हमारा गुलाम है, जैसा हम कहेंगे ऐसा करेगा, इनकी चिंता क्यों करना। सपा के 111 विधायक और 37 सांसद कभी भी एक शब्द नहीं बोलते हैं जब मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, चाहे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, कभी इनको आंदोलन करते नहीं देखा है। करने वाले हैं, देशभर की राजनीति करने वाले हैं, धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले हैं, उनके दाल गलने वाले है। क्या होता था? बहराइच की चर्चा हुई, आयोजन वहां पर आक्रांता सालार मसूद के नाम पर होता था, गाजी मियां के नाम पर होता था। हम लोगों ने कहा कि गाजी के नाम पर नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होने चाहिए। किसी विदेशी आक्रांता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। एक गुलामी का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत, नया भारत गुलामी की किसी भी चिन्ह को और गुलामी के किसी भी प्रतीक को स्वीकार नहीं करेगा। चीज यह है, मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूं। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह, सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज के पन्ने पे लिखा जाता था। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो ये आपको तय करना है। टीएमसी को देख लीजिए बंगाल के अंदर क्या हाल कर दिया। अब ये इन चीजों का समय नहीं है, इनसे पार पाना है तो इनसे लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ी जा सकती है। तो बता देते हैं हमारे साथ पैनल में कौन कौन से गेस्ट कनेक्ट हो गए, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। आपने प्रतिक्रियाएं देख भी ली और ये प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन्हीं प्रतिक्रियाओं को आधार बनाकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको कि डॉक्टर अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का, कनेक्ट हो गए हैं। अविरल, स्वागत है आपका। डॉक्टर निखिल खत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, स्पोक्स पर्सन है। बहुत स्वागत है आपका निखिल जी। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी सर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नियमित अंतराल पर हमारे साथ ही जुड़ते हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा के साथ साथ में हमने कांग्रेस पार्टी को भी इनवाइट किया है, मुन्ना हबीब खान, वो कुछ ही देर में हमको ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अविरल मलिक, शुरुआत आपसे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई उत्तर प्रदेश में फिर से तो चुनाव ही नहीं होंगे। क्या है आपका टेक अखिलेश यादव के इस बयान पर और मौजूदा सियासी समीकरणों पर? क्या है आपकी राय, क्या है आपका बयान? अविरल। ना होने का सवाल है। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस कंडक्ट कराता है और उसके साथ साथ इलेक्शंस हर 5 साल में कंडक्ट होते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव का विषय हो या लोकसभा चुनाव का, आम चुनाव का विषय हो। और लोकसभा चुनाव भी उसी प्रकार से निरंतर कंडक्ट होते आ रहे हैं। 2014 में हुआ और उसके बाद 2019 में हुआ, फिर एक तरीके 2024 में हुआ, अब 2029 में होगा। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब जगह निरंतर होते आ रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ नहीं है, मेरे स्मरण में तो कहीं नहीं है कि कहीं चुनाव होना बंद हो गया हो या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई हो। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है, जिस तरीके से आपने पूरा दिखाया, तो मैं समझता हूं अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की और इसमें इमरान मसूद जी की अगर विशेषकर बात कर जाए तो इमरान मसूद जी बहुत महान व्यक्ति हैं। वो उनके 2 विधायक हैं और 6 सांसद हैं और उसके बाद वो 120 सीट और न जाने क्या क्या वो चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, तो ये मैं समझता हूं गठबंधन में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जिस चीज को जनता भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो हम तो पूर्ण रूप से मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व में अविरल जी, आप प्लीज आप हमारे साथ स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का आ जाए। डॉक्टर निखिल खत्री जी, ऐसा क्यों आप लोग भ्रमित कर रहे हैं तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को, आपके नेता भ्रमित कर रहे हैं कि अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार यूपी में जीत गई तो चुनाव ही नहीं होंगे? ये चल क्या रहा है? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि ओवैसी को लेकर कितना ज्यादा आप लोग डरे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि ओवैसी आपके लिए खतरा है? दोनों पर जवाब। निखिल जी। सबसे पहले आशीष जी, आपने एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, पर मैं आपको बता दूं तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आएगी।
ये जनता ने इस बार सुनिश्चित किया है। और दूसरी बात, जहां पर माननीय अखिलेश यादव जी ने ईवीएम्स के बारे में बोला है, हमने तो अभी बंगाल में देखा कि कैसे चुनाव के बाद वहां पर ईवीएम में आग लग गई। बताइए, सबूत भी सारे मिटा दिए गए, कोई आदमी पर्सन नहीं पूछ सकता है। हमने बिहार में देखा कैसे ईवीएम कर करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। और बंगाल में हमने देखा होगा 91 लाख जो वोटर्स थे उनकी किसी ने सुनी नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या चुनाव की धांधली करी। पर अगर हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, 24 में भी इन्होंने ईवीएम में चोरी करने की सोची थी। उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे फर्रुखाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, वहां भी ईवीएम्स में चोरी की। और जहां पर चोरी ना कर पाए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे। तो ये तो बात स्पष्ट तौर पर होनी चाहिए कि 27 में जब चुनाव होगा उसमें हम सभी, हमारे पीढ़ी प्रहरी, हम सभी मिलकर इस ईवीएम्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से निगरानी करेंगे और ऐसी धांधली नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आपने ओबीसी की बात करी। ओबीसी साहब का हम भी सम्मान करते हैं, पर व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर में मजबूत होना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर आइए। हम तो तेलंगाना में पूछना चाह रहे हैं ओबीसी जी की वहां पर कितनी स्ट्रेंथ है, ओबीसी साहब वहां पर कितने चुनाव लड़े हैं, पर आज तक 2% से ज्यादा वहां पर उन्हें वोट बैंक नहीं मिला है। मात्र 7 विधायक से ज्यादा अभी तक उनके विधायक नहीं है। तो कम से कम वो तेलंगाना में अपनी सरकार बनाए, वहां पर भी अगर वो मुसलमान समाज की बात करते हैं तो वहां भी बहुत ओके, ठीक है निखिल जी, एक बार हो गया ओपनिंग रिमार्क हो गया, उसके बाद लौटेंगे तो और इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। सुरेंद्र स्वामी सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस बनते बिगड़ते नए सियासी समीकरणों को? बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अखिलेश यादव के उस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग जीत गए, पश्चिम बंगाल का हवाला देते हुए, तो दोबारा चुनाव ही नहीं होंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल बातें, उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन जो सियासी समीकरण बन रहे हैं वो ये है कि आप सिर्फ ओवैसी और अखिलेश मत दिखाइए, मायावती भी है। और मायावती जी को एक बहुत बड़ा मुस्लिम का चंक जो है वोट बैंक का उनको मिलता है। और इस बार वो पहले ही डिक्लेयर कर चुकी हैं कि वो चुनाव में पूरी तैयारी के साथ अब की बार उतरेंगी 2027 के चुनाव। ठीक। तो इसलिए जो मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर कांग्रेस से भी मान लो समझौता, एक मान लो होता हाइपर, अगर नहीं समझौता होता है तो मुस्लिम वोटों के दावेदार कांग्रेस, सपा, बसपा और ओवैसी 4 दल उसमें हो जाएंगे इन मुस्लिम वोटों। यही कारण है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे प्रभु राम की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। हनुमान जी से उन्होंने शुरू किया, फिर रामायण पे आए, और अब तो खत्री जी बताएंगे, कल तो उन्होंने कहा ही है कि भाई प्रभु राम की कृपा से, तो अब तो उनको प्रभु राम की कृपा भी नजर आ रही है। तो वही एक कारण है जो उनको स्पष्ट नजर आ रहा है। और ये कुछ भी बोले, हकीकत ये है कि बिहार में, बंगाल में, आसाम में और तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु बोलना नहीं चाहते हैं, बार बार बचते हैं उससे, क्योंकि उनके इंडिया गठबंधन की सरकार वहां उसको बाहर उखाड़ के फेंक दिया जो हिंदू धर्म के खिलाफ थी। तो वो सामने इनको दिख रहा है कि हिंदू इसमें जिस भी समाज के हिस्से से आता है वो इसमें एज हिंदू होकर के वोट देने वाला है। वो हिंदू विरोधी पार्टियों को कभी सत्ता में आने नहीं देगा, और जो सत्ता में बैठी है उनको बाहर भगाने का काम कर रहा है। अब ओवैसी की जहां तक बात है, ओवैसी जी अभी तक यूपी में अपना डेंट नहीं कर पाए हैं, लेकिन बिहार में जैसे उन्होंने किया तो उनके जो है वो जो है ना हाई हैं, उनके जोश में है वो जी। वहां तो कांग्रेस के बराबर मुसलमानों की सीट लेके आए, उन्होंने अपने एमएलए पिछले चुनाव में भी जिताए थे, इसमें भी जिताए हैं। और अगर हम लोकसभा का देखें तो उन्हें करीब करीब 4 लाख वोट मिले थे ओवैसी, और वो लिमिटेड सीट्स पर चुनाव लड़ते हैं, आपको मालूम है ना। अगर हम ये भी मान के चलें कि वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो करीब करीब 8,000 वोट एक विधानसभा क्षेत्र में हो जाते हैं, और विधानसभा क्षेत्रों में 8,000 वोट बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अगर वो कुछ इम्पैक्ट डालेंगे तो उससे जो लोग मुस्लिम वोटों पे निर्भर हैं उनको परेशानी होगी और उनके वोट कटेंगे। और तो इसीलिए ओवैसी से घबराहट है। ओवैसी से इसलिए घबराहट नहीं है कि वो कोई सीट जीत ले जाएंगे, हो सकता है 2-4 कहीं सीट भी जीतें, लेकिन वो घबराहट ये है कि वो जो मुस्लिम्स का वोट अपनी तरफ खींचेंगे
थोड़ा भी खींचेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। ठीक, ओके, हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये लोग जब जीत जाते हैं तो कहीं पे अगर ये एक मेयर का चुनाव भी जीत जाते हैं तो ये सब कुछ हरा करने की बातें करते हैं। हमने महाराष्ट्र देखा, मुमरा में क्या हुआ था। एनीवेज, उस पर अभी नहीं जाएंगे। हमारे साथ निखिल जी लगातार बने हुए हैं। निखिल जी, इन सबके बीच में कांग्रेस पार्टी वाले तो राहुल गांधी को गठबंधन का चेहरा बता रहे हैं सर। वो ये कह रहे हैं कि जहां तक मैं इमरान मसूद को सुन पा रहा हूं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बयान दे रहे हैं और उन्होंने कल भी ये बयान दिया और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी वो सबसे बड़ा चेहरा है गठबंधन का। और उन्होंने शायद ये बताने की कोशिश भी की कि बड़े भाई की भूमिका राहुल गांधी निभाएंगे उत्तर प्रदेश में, बड़ा चेहरा वो है, ना कि अखिलेश यादव जी। क्या यही कहना चाह रहे हैं वो लोग कि चुनाव में भी थोड़ा समय है? हालांकि बहुत सारी बातें इसको लेकर भी हो रही हैं। कोई कह रहा है दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे क्योंकि जनगणना का अंतिम फेज उसके बाद शुरू होना, तमाम बातें हैं। अब खैर, अब ये मान के चलिए कुल जमा कि 8-10 महीने तो हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में, लेकिन उससे पहले ही बड़े पैमाने पर सियासत शुरू हो गई है। जुलाई में अमित शाह के कई दौरे वहां पर प्रस्तावित कर दिया गया। अखिलेश यादव लगातार जो है सीट वाइज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक सीट की मैपिंग वो कर रहे हैं। टिकट बंटवारे की चर्चा है बहुत तेज है, लेकिन सबके बीच में ओवैसी की भी एंट्री हो गई और तमाम चीजें हम देख रहे हैं। बयानबाजियों का दौर जारी है। निखिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? निखिल जी? जी सर बताएं। निखिल जी, सवाल बहुत सीधा है। कांग्रेस पार्टी वाले बार बार ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गठबंधन में बड़ी भूमिका राहुल गांधी की होगी, वही बड़ा चेहरा है। इमरान मसूद के 3 बयान मैंने बैक टू बैक सुने, कल भी उन्होंने यही बात दोहराने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी सपा से बड़ी भूमिका चाहती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप लोगों का क्या टेक है इस पर? निखिल जी? नहीं, सबसे नहीं आ रही भैया, नेटवर्क एरर है। एक बार देखिए प्लीज क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं उनसे कनेक्ट होऊंगा। अवरल मलिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवरल, इसको किस प्रकार से देखा जाए जब ओवैसी के गुर्गे ये कहते हैं कि कोई ऐसा राजा था ही नहीं, मतलब वो सुहेल देव को एक काल्पनिक घटना बताते हैं, कहते हैं इस प्रकार की कोई भी पात्र नहीं रहा है, ये सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, इनके सालार थे गाजी जो आए थे, बाकी दुनिया में कोई नहीं था। ये जो बात कही गई है, जिसको लेकर ओपी राजभर जी का बयान भी आया, उन्होंने बाकायदा बताया कि किस प्रकार से उन्होंने सालार गाजी को हराया, कितने राजाओं के साथ मीटिंग की, किस प्रकार से क्या हुआ, बहराइच के नानपारा मैदान में किस प्रकार से हराया उसको, ये तमाम बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन ओवैसी के जो गुर्गे हैं, जो नेता हैं, वो इस प्रकार के जो माहौलबाजी कर रहे हैं और बहराइच से उनका पूरा अभियान जो शुरू हुआ है, चुनावी अभियान, इन तमाम चीजों पर क्या राय है अवरल? देखिए, नंबर 1 तो मैं असदुद्दीन ओवैसी जी को बिल्कुल नेता नहीं मानता हूं, क्योंकि नेता वो होता है जो सब धर्म जात का नेता हो। वो एक वर्ग के हैं, एक वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और एक सीट से वो जीत के आ जाते हैं। इससे ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं मानता। और इन लोगों को, इस प्रकार के लोगों को निश्चित रूप से जवाब दिया जाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस पर्टिकुलर मामले का, तो ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी कहा गया और भी निचले स्तर पे प्रतिक्रिया आ रही है, सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रहा है। और इस प्रकार की अगर ये बयानबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोग जवाब देंगे पूर्ण रूप से, और ये टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और सालार गाजी को किसने हराया था कि इस पे कम से कम इन्हें चर्चा फिर कर लेना चाहिए। और ये महाराजा सुहेलदेव जी का अगर अपमान कर रहे हैं तो बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। और असदुद्दीन ओवैसी जी को इस विषय पे पीसी के माध्यम से स्पष्टीकरण देना चाहिए और जवाब देना चाहिए। और ये एआईएमआईएम की अगर बात कर जाए, ये फूट डालो राज करो टाइप के एक तरीके से कोशिश करने वाले लोग हैं। ये नफरत को बढ़ावा देते हैं एआईएमआईएम के लोग, और पूर्ण रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं। हिंदू समुदाय को नीचा दिखाने का प्रयास और प्रयत्न करने की कोशिश ये करते हैं। ये सनातनियों को नीचा दिखाते हैं, राष्ट्रवादियों को नीचा दिखाते हैं। इसीलिए राष्ट्रवादी, सनातनी और हर देशभक्त व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी को वोट के माध्यम से भी पूर्ण रूप से जवाब देता है। इन्हें कोई वोट नहीं मिलती, कोई राष्ट्रवादी वोट नहीं देता, सब इनके खिलाफ प्रचार भी करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एआईएमआईएम का, इन्हें जवाब देना बहुत आवश्यक है। और पहले भी 15 मिनट और तमाम सारे ऐसे बयान दिए गए थे जो बोलने में भी शर्मनाक हैं, घिनौने हैं और बहुत निंदनीय हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जी ठीक है अवरल, आप प्लीज बने रहिएगा। हम फिर से कोशिश करेंगे निखिल जी से बात करने की। निखिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बताएं बताएं। निखिल जी, सवाल फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये तीसरी प्रयास है मेरा आपसे जुड़ने का। सवाल बहुत सीधा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यूपी में अपनी भूमिका समाजवादी पार्टी से बड़ी देखती है या बड़ा देखती है? नहीं, सबसे पहले अगर आप हमारे गठबंधन की बात कर रहे हैं तो कम से कम आप उनके
गठबंधन के बारे में पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने नहीं, अभी हम जस्ट आस्किंग अबाउट इमरान मसूद बयान जो उन्होंने वो कहा क्या कर रहे है, हैं? लगातार 3 बयान कल भी इमरान मसूद ने बयान दिया। अभी मैं आप लोगों के गठबंधन पर हूं, मैं बीजेपी, आपने सलाह दी है तो मैं इस पर सवाल लूंगा उनसे, बीजेपी वाले से। अभी आप अपना बताओ। इमरान मसूद बार बार ये कह रहे हैं कि अभी बार बार वो कह रहे हैं कि बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, इस पे क्या है आपका टेक सर? अगर आशीष जी, बात ये होनी चाहिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो भी एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो सभी इंडिया ब्लॉक में है। और हमारे में कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता, जैसे भारतीय जनता पार्टी में छोटे बड़े नेता होते हैं, हम में सभी एक है, सभी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, ये बात होनी चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल खोल के कांग्रेस को सीट दी थी, ये तो हम सबको पता है। और अगर इस समय भी अगर गठबंधन होगा तो हम भी बिल्कुल दिल खोल के सीट देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं, 120 सीट मांग रहे हैं निखिल जी। इमरान मसूद जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी व्यक्तिगत बातें हैं। 120 सीट मांग रहे हैं, क्या 120 सीट आप लोग अफोर्ड कर पाएंगे देने के लिए? 120 सीटें मांग रहे हैं वो कांग्रेस वाले। नहीं, इमरान मसूद जी क्या पार्टी के महासचिव हैं, या क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या क्या पार्टी के प्रवक्ता हैं? इमरान मसूद जी की ठीक है, ओके, समझ गया, मतलब उनके विचार मायने नहीं रखते। दे सकते हैं, पर जो भी जितनी भी सीटों पर जीतेगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बोली है कि जो भी जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी को रहेगा, उसको टिकट दी जाएगी। ओके, हमारे साथ मुन्ना हबीब खान भी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मुन्ना हबीब खान जी, आपका स्वागत है। और आप थोड़ा देरी से जुड़े, काफ़ी चर्चा हो गई, ऑलमोस्ट अब हम खत्म करने वाले थे, लेकिन जुड़े हैं आप तो ठीक है। इमरान मसूद ने फिर से एक बार राहुल गांधी के नेतृत्व की बात कही है। हालांकि बहुत सारी विषय है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपके जवाब चाहूंगा मुन्ना हबीब खान जी। देखिए आशीष जी, कोई भी जिस दल की विचारधारा से जुड़ा हो, स्वाभाविक है वो अपने नेता की बड़ाई तारीफ करते हैं। राहुल गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता है, और माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में वो अपने आप पे एक पौधा रखते हैं, जिनकी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनता आज कर रही है। और 25 करोड़ की जनता इसलिए कर रही है क्योंकि लगातार 2 कार्यकाल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार किया गया, जो मेन मुद्दा वहां था, उत्तर प्रदेश से पलायन का मुद्दा था, वो मुद्दा अब तक रुका नहीं। तो आप लोग इन पे डिबेट करोगे नहीं, आप लोगों को चाहिए मिर्च मसाला कि ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई, अरे शमशान से कब कब्रिस्तान लगेगा, हिंदुस्तान से कब लोग पाकिस्तान जाएंगे, ये मुद्दा रहता आपका। आप एक बार उन मुद्दों पे बात कीजिए जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी मुद्दे की बात आपने चूंकि कहा है मुन्ना हबीब खान जी, तो मैं मुद्दे की बात आपसे करना चाहूंगा। मुद्दे की बात यह है कि अगर वाकई में ओवैसी मुसलमान वोट काटने में कामयाब हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, सपा को या कांग्रेस को? यह है मुद्दे की बात मेरे लिए, तो इस पर बताइए। आशीष जी मैं जवाब दे दूं। जी सर। देखिए, ओवैसी कौन है पहले समझना पड़ेगा। ओवैसी बीजेपी के ही लोग हैं। अच्छा, कहीं आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ पहले मैं विश्लेषण तो कर दूं आपको। अगर मैं किसी धर्म के खिलाफ एक शब्द, किसी भगवान के खिलाफ एक शब्द कह दूं तो सुबह ही मेरे घर पे ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। लेकिन ओवैसी इतनी शर्मनाक बातें हिंदू के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए, हिंदू भाइयों के लिए जो कहते आए, बताइए ओवैसी ब्रदर्स पे एक भी एफआईआर आज तक हुई है? नहीं हुई। क्यों? जब सरकार हिंदू महामानव की है, जिसे हिंदू भाई लोग पूछते हैं कि शाह और शहनशाह अमित शाह मोदी जी, उसके शासन काल में अगर ओवैसी एक हिंदू भाई को और हिंदू के देवी देवताओं को गाली दे रहा, उस पर एक भी एफआईआर नहीं हो रहा। इसका एक वजह है, ओवैसी को भेजा जाता है कि आप जाइए और हिंदू भाइयों के खिलाफ जहर उगलिए ताकि मेरा वोट इकट्ठा हो और मुझे फायदा हो। तो फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ओवैसी को। अभी खैर मेरे सवाल का जवाब नहीं मुझे मिला कि अगर ओवैसी वोट काटता है मुसलमानों का तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, कांग्रेस को या सपा को? डॉक्टर निखिल खत्री जी जो कहा सुरेंद्र स्वामी जी ने, मैं उसी पर आऊंगा कि जस्ट ओनली बिकॉज कि ओवैसी से आप लोग घबरा गए हैं। आपको पता है कि ओवैसी ही नहीं, ये पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है किसी भी कारणवश जो अगर डिवाइड हो रहा है, ये महसूस कर चुके हैं आप लोग। इसीलिए आज अखिलेश यादव जी लगातार मंदिर घूम रहे हैं, लगातार रामचरितमानस की बातें कर रहे हैं और बड़े अच्छे और सच्चे हिंदू अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल जी।
जी सबसे पहले आपने एक बात बोली कि हिंदू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात ये होनी चाहिए, अगर जो आदमी जिस धर्म में जन्म लेता है वो आदमी उस धर्म को हमेशा मानता है और सभी धर्म का सम्मान करता है, ये हमारे मानने के लिए जी करते हैं। और इसके साथ अगर आप ओवैसी जी की बात कर रहे हैं, ओवैसी जी का सम्मान हम भी करते हैं, पर कम से कम वो जाकर अपने तेलंगाना में तो अपना संगठन मजबूत करें। और वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो ये सोच ले, जो लोग उनको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वही बीजेपी की बी टीम वाले लोग उनको बीजेपी की ए टीम बोलेंगे। तो ये उस हिसाब को समझ आना चाहिए। और उस हिसाब खुलकर बोलते हैं कि मुझे मुसलमान समाज की वोट चाहिए, और हम सबको पता है उत्तर प्रदेश में सारे जुल्म जो हमारे अल्पसंख्यक समाज पर होते हैं, और इसलिए हम पूरा अल्पसंख्यक समाज हमारी पार्टी को वोट करता है। तो किनकी वोट कटेंगी, बात इसकी भी होनी चाहिए। तो अगर ओवैसी की पार्टी अगर कितने भी सीट्स मांग रही हो, पर कम से कम उतनी वो इतनी सीट्स तो मांगे जिस पर वो चुनाव लड़ सके। और ये तो एक लड़ाई समाजवाद की है, ये एक लड़ाई एक एकता की है, ये सामंतवाद की है, ये लड़ाई एक भाईचारे की है, ये लड़ाई एक क्रांति है। इस लड़ाई में जो भी साथ होगा वो हमारे इंडिया गठबंधन में होगा। और इंडिया गठबंधन की बात ये होनी चाहिए कि जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भी पार्टी हमारे साथ हैं कि हम उन्हें दिल खोल के सीट देंगे, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है। और भारतीय जनता पार्टी जाकर एक बार अपना ठगबंधन तो देखे, क्या संजय निषाद जी ने क्या सरकार के बारे में बोला, सरकार की वो निंदा कर रहे हैं। और उसके बाद ओपी राजभर जी भी क्या सरकार की निंदा नहीं कर रहे हैं। बात ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पहले अपना ठगबंधन देखे, उसके बाद हमारा गठबंधन देखे। और 27 के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज ने एक बात बिल्कुल भली भांति जान ली है कि वो भारी क्षेत्र वाले लोगों को वोट नहीं देंगे, भारी लोगों को वोट नहीं देंगे। यहाँ पर अमीम पार्टी का कोई संगठन नहीं है, तो वो कैसे वोट मांगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। खाली एक प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या पूरे प्रदेश में आप एक्टिव हो जाते हैं? आप मुझे बताइए, क्या मात्र एक प्रदेश अध्यक्ष बनाने से आप कितनी भी सीट डिमांड कर सकते हैं? आप धरातल पर अभी आपकी पार्टी खड़ी नहीं हुई है, तो इसलिए आप पहले जाकर अपनी तेलंगाना में पार्टी खड़ी कीजिए और उसके बाद तेलंगाना से भगाने की कोशिश कीजिए। हम खाली ये कह सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है और आप चाहते हैं कि लोग आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ना बोले, तो आप कृपा करके उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़े। और आप चुनाव लड़ेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आपको भाजपा की बी टीम बोलते हैं, ये आपको भारतीय जनता पार्टी की ए टीम बोलेंगे। बात ये होनी चाहिए। और 27 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इन्होंने ये कर्म का भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी शुभकामनाएं भैया, मेरी शुभकामनाएं आपको। उस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे साथ सुनील स्वामी सर लगातार बने हुए हैं, उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। सुनील स्वामी सर, आपने कांग्रेस पार्टी को भी सुन लिया, उनका वर्जन जो मैंने उनसे सवाल पूछे, और डॉक्टर निखिल खत्री जी को भी सुन लिया। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर, बताइएगा। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि बिहार चुनाव के बाद आपने ओवैसी को सुना होगा, क्या कहा उन्होंने? कहा कांग्रेस भाजपा की बी टीम थी, अगर वो अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करते तो मैं 18-20 सीटें जीतता। कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट काटे, इसलिए मैं 5 सीट पे जीता। तो ये तो देखिए, इन पॉलिटिकल पार्टीज का है, वो उसको ए टीम कहें, वो उसको बी टीम कहें, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि खुद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये मानती है कि ओवैसी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और इसलिए उनको मुस्लिम वोट मिलते हैं, और वही मुस्लिम वोट के दम पे कांग्रेस, सपा, बसपा जीतती है। तो अगर ओवैसी मुस्लिम वोट ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ए टीम बी टीम का विषय ही नहीं है। जब आप खुद मान रहे हैं कि वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं तो मुस्लिम वोट ले जाएंगे। और विधानसभा में चूंकि बहुत छोटे छोटे मार्जिन पे हार जीत होती है, तो ऐसी स्थिति में ओवैसी अगर 50% मुस्लिम सीट जहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं वहां पे अगर चुनाव लड़ते हैं और वहां हर विधानसभा में 8-10 हजार वोट ले जाते हैं, 4 लाख का उनका आंकड़ा है पिछले चुनाव का, तो निश्चित रूप से इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट में। फिर मायावती भी चुनाव लड़ेंगी, ये लोग बोल ही रहे हैं अभी मायावती को लेकर के, मायावती को भी मुस्लिम वोट मिलेगा। तो यही लड़ाई है कि अब की बार मुस्लिम वोट के 3 खेमों में बटेगा। अगर कांग्रेस सपा का गठबंधन होता है, नहीं होता है तो 4 जगह बटेगा। और अगर मुस्लिम वोट 4 जगह बटेगा तो निश्चित रूप से जो पार्टियां मुस्लिम वोटों की सांप्रदायिक राजनीति करती हैं, मुस्लिमों की राजनीति करती हैं, उनको परेशानी होगी। और यही कारण है कि अखिलेश जी कल उनका आया, इतने देखिए, इतने कितने दिन हो गए राम मंदिर बने हुए, कितनी चर्चा हो रही राम को लेके। कल उन्होंने ये शब्द उनके मुंह से मुझे सुने आप ही के चैनल पे कि प्रभु राम की कृपा से। तो आप सोचिएगा जरा कितना परिवर्तन हो रहा है उनके अंदर।
नहीं तो ये इस बात से तो इनकार कर रहे हैं ना सपा वाले कि ये परिवर्तन जो हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि वो डर रहे हैं कि मुसलमान चिन्ह भिन्न हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं, सनातनी हैं और उनको अधिकार है पूजा पाठ करने का, प्रभु श्री राम का नाम लेने का। सनातनी को सनातनी बनने की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहे थे अभी निखिल जी। नहीं निखिल जी, देखिए निखिल जी को तो कहना है वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि हनुमान जी की जयंती साल में 2 बार आती, हर जगह भंडारे लगते हैं, गांव-गांव में, शहरों में, सब जगह भंडारे लगते हैं। तो अखिलेश यादव जी तो पहले कभी दिखे नहीं किसी भंडारे में फोटो दिखाते हुए, पूरियां बांटते हुए हाथ में ले करके। फिर दूसरा, इनकी पार्टी रामचरितमानस को लेके क्या क्या बोलती रही, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब वो खुद कह रहे हैं, उनका अपना स्टेटमेंट है कि रामचरितमानस हमारे देश का सांस्कृतिक संविधान है। सांस्कृतिक संविधान है, इसका मतलब ये मानते हैं कि जो राजा राम की सत्ता है, जो प्रभु श्री राम की सत्ता है, वो हमारी सनातन संविधान है। वो मानते हैं इस बात को, उन्होंने कहा है। और ये थर्ड स्टेटमेंट उनका कल आया है, जो वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो प्रभु राम की कृपा से हो रहा है। ओके तो इसलिए ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? ठीक, मुन्ना हबीब खान जी कहने से कि जी ठीक है, मुन्ना हबीब खान जी, भैया अगर इमरान मसूद या आप लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी ही विपक्ष का चेहरा है और सबसे बड़ा फेस है वो, बस मुझे इसी से आधारित एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी दाल क्यों नहीं गला पाती है? एक विकल्प के तौर पे आप लोग खुद को पेश क्यों नहीं कर पा रहे? सारे हथकंडे आपने आजमा लिए, प्रियंका जी को कमांड दे दी, राहुल गांधी जी को कमांड दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद दाल गल क्यों नहीं रही है? विकल्प के तौर पर खुद को आप लोग पेश कर क्यों नहीं पा रहे हो? और क्या गारंटी कि इस बार आप लोग कुछ बड़ा कद्दू में तीर मार देंगे? आशीष जी, मैं पहले तो सुरेंद्र स्वामी जी का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि राम जी की याद अखिलेश जी को नहीं आई। भाई साहब, पहली बात तो भगवान किसी के बाप की बपोती नहीं है और बीजेपी के लिए भगवान नहीं है। अगर बीजेपी के लिए श्री राम भगवान है तो वो बताए, निर्मोही अखाड़ा का जो FIR 1440 करोड़ चंदा चोरी करने का था, उसका क्या हुआ? अभी 1 हफ्ता पहले जो राम मंदिर के ट्रस्टी ने जो 14 करोड़ चंदा घपला करने का काम किया, जिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, आपने दुखी रथ पे हाथ रख दिया तो ये बात ही ठीक नहीं है। नहीं, अरे सुनिए ना सर, आप बाद में जब डिबेट को देखेंगे आपको पता चलेगा, आपके विजुअल फ्रीज है, आप दिख ही नहीं, आपकी आवाज खाली आ रही है। नहीं, और जहां तक बात चंदे चोरी और तमाम बातें सर, ये सब अगर आपको पता हो, अगर आप खबरों में रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें SIT गठित है, टीम जांच कर रही है, एक हिरासत में भी लिया गया है। ये जो भी चीजें हैं वो सब कुछ अभी जो है कथित तौर पर ये जो बातें निकल कर सामने आई हैं उस पर एक्शन हो रहा है, तो उसको जो है आधार यहाँ नहीं बनाना चाहिए। बट एनीवेज, मेरे पास आज समय थोड़ा सीमित था, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन समय सीमित था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आपका। मुन्ना हबीब खान जी, बहुत आभार आपका। हमारे साथ निखिल जी जुड़े, आपका भी बहुत आभार। सुरेंद्र स्वामी सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। आप सभी का बहुत आभार। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।